नमस्कार दोस्तों, ये शिक्षित जान पीपीएससी के लिए घटना चक्र हल प्रश्न पत्र है। तो हिस्ट्री का जो सेगमेंट चल रहा था उसमें हम लोगों ने मध्यकालीन इतिहास के कुछ कंप्लीट कर लिए थे क्वेश्चन। बाकी के 36 से स्टार्ट करते हैं। किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भू राजस्व नीति में कुछ परिवर्तन किए थे। उसने उपज का 50% भू राजस्व के रूप में निश्चित किया था, जिसे अनाज के रूप में लेने के लिए जोड़ दिया गया था। इसके पूर्व बलबन और इल्तुतमिश जो थे वो 1/3 दर से अधिक नहीं लेते थे। ठीक है। यद्यपि प्रश्न में सी और डी दोनों सही है, किंतु बिहार ने सी माना है। सी और डी। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक भी है जिसने 50% लिया था। ठीक है। भूमिकर अलाउद्दीन की भालनी 50% थी। नेक्स्ट है शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो सोहरावर्दी संप्रदाय। ठीक है। भारतवर्ष में सोहरावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया 1182 से 1262 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। सूफियों के इस संप्रदाय में शेख सदरुद्दीन आरिफ, शेख रुकनुद्दीन अबुल फतेह, शेख जलालुद्दीन सुर्ख आदि हुए हैं। इस संप्रदाय के संत सुखमय जीवन पर बल देते थे और धन संपत्ति को साधना में बाधक नहीं मानते थे। नेक्स्ट है इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, शेर शाह, इस्लाम शाह। तो इसमें ई हो जाएगा। इस्लाम शाह और शेर शाह का पुत्र था इस्लाम शाह जो था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया। उसकी मृत्यु 1553 ईस्वी में हुई। इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। संभवतः शेर शाह के समय में भी सैन्य विभाजन की यह प्रणाली प्रचलित थी। तो ई माना है, क्योंकि क्या है, 50 है, 200 है और 250 और 500। ठीक है। ठीक है। जवाबित का संबंध किससे था? तो राज्य कानून से था। जवाबित का संबंध राज्य कानून से था। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी और जीतल किन धातुओं के थे? तो टंका चांदी का था, ससगनी भी चांदी का था और तांबा जो था वो जीतल कहलाता था। ठीक है। टंका चांदी, जीतल तांबे का बना होता था। ये दोनों सिक्के इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित किए गए। ससगनी भी चांदी का सिक्का था। टंका एवं जीतल का अनुपात जो था 1:48 का था। ठीक है। 1:48 चांदी, 48 जीतल। ठीक है। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो 12वीं शताब्दी से कागज का प्रारंभ माना जाता है। विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 ईस्वी का पेपर संरक्षित किया गया है जिसका शीर्षक मंच रक्षा है। यह भारत में कागज का सबसे प्राचीन प्रमाण है। तबकात नासिरी का लेखक कौन है? तो मिन्हाज उल सिराज है, जो सुल्तान नसरुद्दीन को समर्पित किया गया है। यह ग्रंथ 23 अध्यायों में है। रॉबर्टी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। किसने? रॉबर्टी ने। इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष विवरण मिलता है, वर्णन मिलता है। ज्ञातव्य है कि मिन्हाज प्रथम इतिहासकार है जिसने यह कहा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित की और खुतबा पढ़वाया। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। ठीक है, पहला ही सही है। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, बंगला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल इत्यादि भाषाओं की उन्नति में बहुत योगदान दिया इन संतों ने। नेक्स्ट है निम्न में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी से भेंट करने से इनकार कर दिया था। और निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का राज्य देखा जो कि एक के बाद एक सत्तासीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। सुल्तान जलालुद्दीन ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया, यहाँ तक उसने शेख के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो के माध्यम से भी प्रयत्न किया, किंतु जब शेख को ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाला है तो वे अजोधन चले गए। इस प्रकार औलिया ना तो सुल्तान से मिले ना ही इनकार किया। दूसरी तरफ जब अलाउद्दीन से उनने मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया, मेरे मकान के 2 दरवाजे, यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे के द्वारा बाहर चला जाऊंगा। और इन्हें महबूब इलाही नाम से प्रसिद्ध थे। 12 मासा की रचना किसने की थी? तो 12 मासा मलिक मोहम्मद जायसी। 12 मासा, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलम।
ठीक है। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था, क्या था इनका, तो उसकी सैन्य कुशलता थी। ठीक है। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर या इब्राहिम लोदी के बीच हुई। इसने सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की। बाबर की सैन्य संख्या लोदी सेना से कम थी, फिर भी उसकी कुशल सैन्य नीति के चलते विजयश्री ने उसका वर्णन किया। ठीक है। इब्राहिम लोदी स्वयं एक अनुभव शून्य व्यक्ति था। बाबर लिखता है वह अनुभवहीन व्यक्ति था जो अपनी गतिविधियों में बड़ा असावधानी रखता था। वह बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता रुकता और बिना किसी दूरदर्शिता के संघर्ष में लीन हो जाता। तुझ की बाबरी किस भाषा में लिखी गई है, तो तुर्की में लिखी गई है। बाबर की आत्मकथाएं हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया, तो 1532 में चुनार दुर्ग पर आक्रमण किया था, 1532 में। ठीक है। इस किले पर उसने 4 महीने तक घेरे रखा। इसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 ईस्वी में उसने कलिंजर पर आक्रमण किया। पहला कलिंजर पे किया था, फिर चुनारगढ़ पे किया था। ठीक है। 1532 ईस्वी में रायसेन के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया। 49 है, 49 है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था, तो हाजी बेगम ने करवाया था। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली दीन पनाह में 1564 ईस्वी में करवाया था। इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा गियास ईरानी वास्तुकार थे, उन्होंने तैयार किया था। श्वेत संगमरमर से बना यह है भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है। इस मकबरे के परिता एक बाग की रचना हुई है। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी, तो गुलबदन बेगम, ये हुमायूं की बहन थी। ठीक है। इन्होंने की थी हुमायूंनामा की रचना। और हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम लगाना है। ठीक है। तो चौसा, देवरा, कन्नौज, सरहिंद। तो इसमें क्या हो जाएगा, देवरा हो जाएगा, फिर चौसा हो जाएगा, फिर कन्नौज हो जाएगा, फिर सरहिंद हो जाएगा। 4 प्रमुख युद्ध कौन कौन से हैं, यही है। 1531 में उसने गोमती के तट पर स्थित दौरा या देवरा नामक स्थान पर अफगान विद्रोही को पराजित किया था। तो 1531 में हुआ था देवरा का। फिर 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुआ था। हुमायूं को शेरशाह ने पराजित किया। इसी युद्ध में निजाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। किसने, निजाम। ठीक है। हुमायूं के विरुद्ध चौसा की इस विजय में शेरशाह ने की शक्ति और प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई। उसने शेरशाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्के पर भी अंकित कराया। 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं को शेरशाह से पराजित होने पर विवश होकर एक निर्वासित की भांति उधर भटकता रहा। फिर 22 जून 1555 को सरहिंद युद्ध में विजय प्राप्त हुई इसको। ठीक है। और खोया राज्य वापस मिला। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की, तो ये शेरशाह सूरी है। 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित कर उसने शेर खां ने हजरत आला की उपाधि धारण की। 1539 में चौसा के युद्ध में उसने शेरशाह की उपाधि धारण की। पहले हजरत आला 1529, फिर 1539, 10 साल बाद इसने शेरशाह की। शेरशाह का मकबरा कहाँ पे है, सासाराम में है। ठीक है। बिहार में, बिहार के रोहतास जिले में सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। कालिंजर युद्ध 1545 के दौरान घायल हो जाने से शेरशाह की मृत्यु हुई थी। 54 में है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना ने सेनापति कौन थे, तो हकीम खां थे। हल्दी घाटी के युद्ध में 1576 में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मानसिंह और आसफ खां के मध्य लड़ा गया। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खां सूर कर रहा था। ठीक है। और इसके बाद फिर उसके बाद छापा मार युद्ध हुआ था इस हल्दी घाटी युद्ध के बाद। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मुगल शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, तो अकबर था जिसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। ठीक है। डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, अच्छा कब किया था, 1562 में इसने दास प्रथा का अंत किया था। 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर। तो पहले तीर्थ यात्रा कर, फिर जजिया कर। ठीक है। और उसके पहले दास प्रथा। ठीक है। अकबर ने बंगाल एवं बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। कब मिलाया बंगाल और बिहार को, तो 1576 ईस्वी में मिलाया, हल्दी घाटी युद्ध के बाद। 1572 ईस्वी में सुलेमान करा रानी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खां गद्दी पर बैठा। दाऊद खां ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर पटना के मुगल किले पर आक्रमण कर लिया। अकबर ने मुनीम खां को दाऊद पर आक्रमण करने और बिहार को जीतने का आदेश दिया। ठीक है। 1574 ईस्वी में बिहार को मुगलों का आधिपत्य हो गया।
पराजित होने के बाद दाऊद खां बंगाल भाग गया, किंतु 12 मार्च 1576 को टोडरमल, मुजफ्फर खां और हुसैन कुली खां ने मिलकर दाऊद को पूर्णतः पराजित किया। इस प्रकार 1576 में बंगाल तथा बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। नेक्स्ट है, भारत में किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो अकबर के टाइम हुआ था। 1599 ईस्वी में लंदन के कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। उसी के बाद 1599 में कंपनी का गठन हुआ और इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्जेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इसे जॉन कंपनी नाम से भी जाना जाता था। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर था। ठीक है, आईनी अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? तो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई आईनी अकबरी। अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ठीक है, और इसका अकबरनामा 3 भागों में है और यह अकबरनामा के 3 भागों में से तीसरा भाग है। ठीक है, इसमें अकबरकालीन शासन व्यवस्था का आधिकारिक वृत्तांत है। ठीक है, तो अकबरनामा में ही आईने अकबरी और इसमें शासन व्यवस्था है। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने बनवाया था। 1622 से 28 ईस्वी में मध्य में अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया था और यह अत्यंत अलंकारिक इमारत है। चतुर्भुजाकार मकबरा बेदाग सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ ऐसा पहला मकबरा है जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया था तथा अलंकरण के लिए इस्लामिक भवनों में पहली बार पित्रादुरा संगमरमर में सोने कीमती पत्थरों की जड़ावट शैली का प्रयोग किया गया। परचिनकारी या पित्रादुरा निम्न में से किससे संबंधित है? दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, ये कहलाता था। नेक्स्ट है, मध्यकालीन में बटाई शब्द का अर्थ था, क्या था? लगान निर्धारण का तरीका जो था वो कहलाता था बटाई। लगान निर्धारण की एक पद्धति जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच होता था। शेरशाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणालियाँ अपनाई थी। शेरशाह सूरी ने कौन कौन सी? नस्क या मुक्तई अथवा कनकूद भी कहते थे, दूसरा नगदी अथवा जप्ती और तीसरा गल्ला बक्सी या बटाई। तो बटाई 3 प्रकार की होती थी, खेत बटाई, लंग बटाई, रास बटाई। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो हुमायूं ने बनवाए थे कारखाने। चित्रकारी के लिए कारखाना एनसीईआरटी के अनुसार निगार खां, जबकि अन्नू मनुजा की पुस्तक के अनुसार तस्वीर खां बनवाया था जो उसकी पुस्तकालय से जुड़ा हुआ था। ज्ञातव्य है कि बिहार लोकसभा ने इसका आंसर बी माना है। ठीक है, दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो अकबर के अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था अकबर ने। इसमें सर्वप्रथम दास्तान अमीर हमजा है। यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ। बदायूनी और शाह नवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे हैं। पहले सैयद अली और बाद में अबुल समद की देखरेख में प्रायः 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया। तो अबुल समद और मीर सैयद अली ये दोनों ही थे। इसके अलावा भी 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया। इसमें करीब 1400 चित्र हैं। सभी चित्र 27 से 20 आकार वाले असमान रूप से लंबे चौड़े फोलियो के एक तरफ चिपकाए हुए थे। वह यह ग्रंथ फारसी नायक अमीर हमजा मोहम्मद साहब के चाचा के वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख है। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? तो अकबर के दरबार में हुआ। अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था जिनसे मुगल चित्रकारों ने 2 विशेषताएं ग्रहण की थी। व्यक्ति विशेष का चित्रण, दृश्य में आगे आने वाली वस्तुओं को छोटे आकार में बनाना। चित्रकला का विकास हुमायूं के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। अकबर के शासनकाल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव मुगल चित्रकला शैली पर पड़ा। अकबर के दरबार में मिश्कन एक यूरोपीय शैली का चित्रकार था। कौन सा? मिश्कन। अकबर के समय दसवंत अग्रणी चित्रकार था। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। दसवंत और वसामन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के दरबारी थे, तो अकबर के दरबारी थे ये। ठीक है, दसवंत और वसामन। दसवंत जो एक कहार का बेटा था के काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ कि उसने इसे अपने समय के अग्रणी चित्रकार बनने में सहयोग दिया, किंतु बाद में यह महान चित्रकार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया। 1584 ईस्वी में इसने आत्महत्या कर ली। अकबरकालीन चित्रकारों के नाम अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में गिनाए हैं। दसवंत वसामन, केशवलाल, मुकुंद मिश्कन, फारूक कलम, माधव जगन्नाथ, महेश खेमकरण, तारा सांवल, हरिवंश। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपनी शीर्ष बिंदु पर थी? तो जहांगीर के काल में थी अपनी शीर्ष पर। ठीक है, शिकार, युद्ध, राजदरबार के दृश्यों को चित्रित करने के अलावा मनुष्यों और जानवरों के चित्रों को बनाने में भी विशेष प्रगति हुई इसमें। तो चूँकि जहांगीर के मुख्य पृष्ठ पर जो जहांगीर का सिंहासनारोहण था उसका चित्र लगाया गया।
नेक्स्ट है जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी, तो अकबर। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूरुल अमल, जाब्ती खसरे की तैयारी पर आधारित थी। साम्राज्य के अधिकतर भूभाग में यही प्रणाली प्रचलित थी। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। तो ये विलियम फिंच ने बोला है। विलियम फिंच के अनुसार इलाहाबाद स्थित पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में 40 वर्ष लगे और इसके निर्माण हेतु 5,000 से 20,000 लोगों ने काम किया। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध था, तो जैनुल आबदीन है, डी हो जाएगा इसका आंसर। कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उसने संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद कराया और श्री भट्ट और मंसूर बिन अहमद जैसे वेदों का संरक्षण किया। कौन कौन? श्री भट्ट और मंसूर बिन अहमद। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की, तो जहांगीर ने शुरू की, दो अस्पा और सिंह अस्पा। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखना पड़ता था। दो अस्पा क्या होता है, इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के दोगुने घोड़े रखने पड़ते थे। और सिंह अस्पा, इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। ठीक है। नेक्स्ट है ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी, तो झगड़े की जड़ कांधार थी। ठीक है। और दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था, तो लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, दिल्ली के शाहजहां ने करवाया था, डी हो जाएगा। अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना की 1638 में की थी और वहाँ अपने सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला सबसे प्रमुख है। चतुर्भुजाकार यह किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण कार्य 1648 ईस्वी में पूर्ण हुआ। इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाजा और दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाजा है। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार के शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है, तो एल श्रीवास्तव ने कहा है। ठीक है, मुगल काल का स्वर्ण युग। औरंगजेब, अच्छा इसमें क्या है, यह केवल जेएन सरकार और वीएस में शाहजहां के काल को स्वर्ण काल मानने के पक्ष में नहीं है, जेएन सरकार और स्मिथ। ठीक है। तो और एल श्रीवास्तव और एसआर शर्मा ने मुगल काल का स्वर्ण काल माना है। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है क्या है, दारुल इस्लाम। औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसके धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी और सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले की हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया। इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में तब तक गैर मुसलमानी देशों दारुल हर्ब के विरुद्ध धर्म युद्ध जिहाद करना चाहिए जब तक कि वे इस्लाम के राज्य दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित ना हो जाए। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था या पटना में 7 अक्टूबर 1708 में इनकी नांदेड़ में मृत्यु हो गई थी और 1666 ईस्वी में इनका पटना में जन्म हुआ था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, क्या था, लोक आचरण अधिकारी जो था वो कहलाता था मुहतसिब। ठीक है, लोक आचरण अधिकारी। ठीक है। वैश्याओं को नगर में निष्कासित कर एक नए स्थान पर बसाया गया, उसका नाम शैतानपुरी रखा गया। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है, तो क्या करता है मदद ए मास, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। ठीक है, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि जो थी उसे मदद ए मास कहते थे और यह भूमि स्थानांतरित नहीं होती थी और अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप में रहती थी। ठीक है, और इसे सयूर गाल भी कहा जाता था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो मोहम्मद शाह था। 1739 में फिर नादिर शाह का आक्रमण हुआ और वो यह ले गया। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था, तो शाह आलम द्वितीय को दाखिल नहीं होने दिया था। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 ईस्वी तक था। इसका वास्तविक नाम अली गौहर था। अपने पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय वह बिहार में था। यद्यपि उसे मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया था, किंतु मुगल दरबार की
गुटबाजी के चलते हुए बिहार में रहा और दिल्ली का सिंहासन 1760 ईस्वी से 1771 तक खाली पड़ा रहा। 72 में मराठों की सहायता से वह दिल्ली पहुंच सका। शाह आलम द्वितीय के समय से ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग का मध्यकालीन कंप्लीट हो गया। आधुनिक भारत का इतिहास नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।